कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जब बच्चों की सर्जरी करवानी पड़ती है? जो एक कॉमन प्रॉब्लम मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले हर्निया। आपने भी सुना होगा, चेस्ट में पानी भर गया, चेस्ट में पस पड़ गया। कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको हम बोलते हैं इसोफेजियल अट्रेजिया। इसोफेगस माने खाने की नली। सर्जरी के बाद सर बच्चों की देखभाल कैसे करें? क्या क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिन बच्चों की सर्जरी हो जाती है उसके बाद? सर्जरी हो गई तो इसका मतलब नहीं है कि आप दूध बंद कर दे बच्चे को, या केला मत खिलाएं, या खटाई मत खिलाएं। उन सब चीजों का कोई संबंध नहीं, बल्कि खटाई से घाव जल्दी ठीक होता है। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी टीम के लिए बहुत मायने लगता है, हमें मोटिवेट करता है ताकि हम और बेहतर कुछ आपके लिए ला सकें। हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर प्रीत रंजन गुप्ता, जिनके साथ आज हम बच्चों की सर्जरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत आम तौर पर बच्चों को सर्जरी की आवश्यकता जब पड़ती है जब उनकी शारीरिक संरचना में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो आज डॉक्टर से जानेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर प्रीत रंजन से। नमस्कार सर, बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप हमारे शहर के सबसे पहले पीडियाट्रिक सर्जन हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, मतलब मेरे हिसाब से आपका जो काम है वो बहुत कठिन है, क्योंकि मेरे जैसे जो लोग होते हैं, एक तरीके से हम लोग किसी के घाव पे मरहम भी नहीं लगा सकते, तो आप तो सर्जरी करते हैं। तो सबसे पहले जब आपने अपने हाथ में सर्जिकल नाइफ पकड़ा होगा, क्या आपके हाथ कांपे थे? नहीं, मेरे हाथ कभी नहीं कांपे सर्जिकल नाइफ पड़ी, क्योंकि बचपन से एक सपना था कि डॉक्टर बनना है, और तब से मैंने पढ़ाई भी उसी तरीके से की, बायोलॉजी लिया और हम्म। डॉक्टर बने। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी सर, जैसे नॉर्मली जो बच्चों की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादातर जो बच्चों की शारीरिक संरचना होती है उसमें जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जी। तो क्या बच्चे के बर्थ से पहले ये चीजें डायग्नोस हो सकती हैं? जी हाँ, आजकल काफ़ी चीज़ें, अल्ट्रासाउंड एक बहुत बड़ा मीडियम आ गया हमारे सामने, हम्म। जो कि हमें पहले बता देता है बहुत सी चीज़ों के बारे में। कि अल्ट्रासाउंड एक्चुअली जो मेन अल्ट्रासाउंड होता है वो 18 से 24 हफ्ते के बीच में कराना चाहिए। उसमें हम काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में पता करा लेते हैं। और पहले तो 20 हफ्ते थे, अब 24 हफ्ते इसलिए हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि वहाँ डेट ऑफ लीगल अबॉर्शन है अभी। तो इसलिए अगर बहुत ही ज़्यादा कोई खराब बीमारी होती है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। इसलिए उस समय का अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर बीमारियों का इलाज हम कर पाते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद। कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सीवियर होती हैं, तो अबॉर्शन की ज़रूरत पड़ती है। पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब इतनी जल्दी, अगर मतलब जैसे बच्चा पेट में ही है अगर और कुछ प्रॉब्लम निकली, तो ऐसे में पेरेंट्स का उस टाइम रिएक्शन कैसा रहता है? पेरेंट्स ज़्यादातर आते हैं मेरे पास, गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट भेजते रहती हैं। बहुत सारे बहुत घबराए होते हैं, बिकॉज़ जो टेंशन लेना भी एक आदमी की खुद की एक आदत होती है। हम्म। बहुत पेशेंट्स थोड़े कूल रहते हैं, बहुत बहुत घबरा जाते हैं। ज़रा सी किडनी में सूजन आ गई तो बहुत परेशान हो जाते हैं। हम्म। फिर लेकिन उनको काउंसल करना पड़ता है कि किडनी की ज़रा सी सूजन है और ये पेट के अंदर का अल्ट्रासाउंड है, और अभी बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी ग्रो करेगा तो पता चलेगा कि कैसा है सूजन में। कई बारी अल्ट्रासाउंड में सूजन आती है, बाहर बच्चा आता है तो बहुत हल्की सूजन होती है जिसका हम कुछ भी नहीं करते। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम देख रहे हैं वो है कि गुर्दे में सूजन आ रही है। लेकिन उससे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर में कुछ भी नहीं करना पड़ता हमें बाद में। अच्छा। फ़ॉलो अप में रखना पड़ता है, हाँ, कुछ चीज़ों में इंटरवेन करना पड़ता है, तो वो जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से करते हैं। ऐसी कुछ चीजें बर्थ से पहले दवाइयों के थ्रू ठीक हो सकती हैं? दवाइयों का ज़्यादा रोल नहीं है। एक्चुअली आप अच्छा। प्रिवेंट कर सकते हैं, एक एंटी स्कैन होता है, मदर का ब्लड लेकर के आप उसमें देख सकते हैं। हम्म। एक्चुअली पहले तो पता ही करीब-करीब 50% में तो यही नहीं पता होता कि होता क्यों है। कंजेनिटल एनोमलीज़ हम उनको बोलते हैं। तो पीडियाट्रिक सर्जन ज़्यादातर स्ट्रक्चरल एनोमली से, जो शारीरिक संरचना है, हम्म। उसमें जो डिफेक्ट आता है उससे डील करते हैं। बाकी डाउन सिंड्रोम है या और भी चीज़ें, एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, उनसे हमारा ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता। लेकिन उनको भी समय से चेक
पता किया जा सकता है। और अगर कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा पहले डिटेक्ट हो गया है और आप चाहें कि आपको नहीं चाहिए आज की डेट में, तो आप उसको पहले हटा सकते हैं अपने पास से। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंजेनिटल एनोमलीज को पैदा करते हैं, जिनमें एक होता है कि जीन का डिफेक्ट हो गया अंदर ही। जब 2 सेल से पूरा बेबी मिलता है, तो एक छोटे सेल से पूरा एक इंसान बन जाता है, ये भगवान का ही एक करिश्मा है। और उस प्रोसेस में बहुत बार कमी हो जाती है। तो करीब-करीब जितनी 5 से 6% में हमें कंजेनिटल एनोमलीज मिलती है नॉर्मली, जितने बेबीज डिलीवर होते हैं। वो काफी बड़ी संख्या हो जाती है अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड ओवर में कितने बेबीज डिलीवर हो रहे हैं उस कंडीशन में। बट उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे डिफेक्ट उस होते हैं, बहुत सारे कंडीशन में बड़े क्या के। होता है सर? जब स्ट्रक्चरल एनोमली हो जाती है तो फिर लास्ट जब डिलीवरी हो जाती है तो पीडियाट्रिक सर्जन के पास आता है वो। और कहीं-कहीं वर्ल्ड में 3-4 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे कि कुछ चीजों का एंटीनेटल ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब अंदर ही, पेट के अंदर ही खोल के सर्जरी कर रहे हैं। इंडिया में एक अमृता हॉस्पिटल है, बाकी वो इतना कॉस्टली है कि एक नॉर्मल आदमी के बस की नहीं होती। उसके साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम होती है कि बेसिकली जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है कि आपने ऑपरेट भी कर दिया पेट के अंदर का, वो बेबी अबॉर्ट हो जाता है। तो अभी धीरे-धीरे वो सब लर्निंग फेज में है हम लोग। आने वाले समय में वो भी कुछ आगे बढ़ेगा जैसे-जैसे साइंस तरक्की कर रहा है। नॉर्मली सर पेरेंट्स डरते हैं, पेरेंट्स क्या कोई भी लोग सर्जरी के नाम से डरते हैं, तो क्या ऐसे डरना चाहिए? देखिए, मेरा अपना वही मैंने पहले भी कहा कि हर का डर का एक अलग लेवल होता है। तो आप मेरे अपने हिसाब से आपको दो, अगर आप एक आदमी से राय लेके डर रहे हैं तो 2-3 लोगों से राय ले लीजिए। और अगर आपको कोई प्रोफेशनल या अच्छा डॉक्टर आपको कंसोल कर रहा है कि नहीं इसमें डरने की बात नहीं है, तो यू शुड गो अहेड विथ सर्जरी। क्योंकि कई बारी सर्जरी नहीं कराने से घाटा हो जाता है बनिस्बत के आप सर्जरी करा के उसको ठीक कर ले। जैसे छोटा सा फोड़ा होता है, आदमी उससे डरता है चीरा होगा, फाड़ी होगा, बट अगर उसको हमने निकाल दिया पस तो मात्र 3-4 दिन में ठीक होने की स्थिति में रहता। नहीं तो हफ्ते भर बच्चे को दर्द है, बुखार है, फिर वो अपने आप फूटेगा तो वो और दिन लेगा ठीक होने में। तो ऐसे डर को आप किसी प्रोफेशनल से मिलके आप उसको ठीक कर सकते हैं जल्दी। कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जब बच्चों की सर्जरी करवानी पड़ती है? प्रॉब्लम तो सर्जरी के अगर हम ऊपर से शुरू करें तो जैसे जो एक कॉमन प्रॉब्लम मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले हर्निया, आपने भी सुना होगा। हर्निया में क्या होता है, जो इंसान की गोली है वो बनती किडनी के पास और वो धीरे-धीरे समय के साथ नीचे उतरती है। तो वो अपने साथ कई बार एक परत खींच के ले आती है नीचे। उसमें बहुत बार पानी जम जाता है, तो उसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं। नॉर्मली हाइड्रोसील्स हम छोटे बच्चों में 2 साल से कम में ऑपरेट नहीं करते। लेकिन अगर उसी में आंत उतरने लग जाती है, इंटेस्टाइन जगह ज़्यादा है, आंतें उतरेंगी, तो उसी को हर्निया बोलते हैं। तो हर्निया क्या है, एक सेफ सर्जरी है आज की डेट में। हम सुबह बुला के शाम तक उसको घर भेज देते हैं बच्चे को। और इंसान डरता हुआ उसको डिले कराता है। कभी-कभी क्या होता है, आंतें ज़्यादा उतर के आ जाती हैं, जो वापस नहीं जाती। तो उस कंडीशन में आंतों की सड़ने की भी नौबत आ जाती है। और हमने ऐसे केस करे हैं जिसमें एक छोटा-सा प्रॉब्लम जो 1 दिन में सॉल्व होगा, वो फिर बड़ी सर्जरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मरीज अगर जल्दी एक्शन लेगा तो हर्निया जैसी छोटी चीज है उससे ठीक हो सकता है। बाकी और भी बीमारी, जैसे बीमारी है सिर की तरफ से चलें तो हाइड्रोकेफलस होता है, सिर में पानी भर गया है। तो वो जन्म से भी आते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे को कोई बीमारी हो गई, टीबी हो गया या मेनिंजाइटिस हो गया, उसके बाद भी हाइड्रोकेफलस बन गया, तो उसमें शंट सर्जरी करते हैं कि सिर में पानी जो है उसमें एक छोटी नली डाल के पेट तक हम रास्ता बना देते हैं और वो ना पानी वहां से ड्रेन होता रहता है और वो पड़ी रहती है फिर बहुत दिन तक। दूसरा, सिर जैसे पीठ पे फोड़ा हो गया, जन्म से बच्चा फोड़ा लेके आया, तो बेसिकली उसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। उसमें भी एक्चुअली कोई भी बीमारी का एक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे आप खांसी जुकाम लेंगे तो खांसी जुकाम हो गया, चेस्ट में पानी भर गया, चेस्ट में पस पड़ गया, ये सब एक ही स्पेक्ट्रम हो गया कि बीमारी तो शुरू हुई खांसी जुकाम से। उसी तरह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है कि किसी में बच्चों के सारी चीजें ठीक है, छोटा सा फोड़ा है, वो आप निकाल दीजिए आराम से। किसी किसी में उसी का बृहत रूप हो जाता है कि बच्चे की टांगे भी नहीं चल रही, सिर में भी पानी भर रहा है, फिर उन परिवारों के लिए थोड़ा कष्ट ज्यादा होता है। सर्जरी का हमारा बहुत ज्यादा उस कंडीशन में एडवाइस नहीं होता। बट अदरवाइज अगर पीठ पे फोड़ा है तो इट इज क्वाइट अ सेफ सर्जरी। और ऐसा कुछ भी होता है कि बच्चों का जैसे
सांस नली वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है कई बार, खाने की हाँ, नली, वो सांस तो की नली? वही मैं ऊपर से नीचे आ हुँ, रहा हूँ, तो नीचे फिर आप चेहरे पर आ जाइए। चेहरे पे सबको ऑब्वियस दिखता है क्लेफ्ट लिप और पैलेट, जो हुँ, तालू का बना हुआ नहीं या होंठ नहीं बने होते। होठों की सर्जरी जनरली 3 महीने में हो जाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तालू भी या तो अधूरा तालू बना होता है या पूरा तालू बना होता है, नहीं बना होता है। तो उस कंडीशन में उसका करीब 1.5 साल पर ऑपरेशन हो जाता है। उसमें मेन चीज़ आपको याद रखना है कि बच्चा बोलने लगे उससे पहले आपको सर्जरी करानी है। क्योंकि अगर वो बोलने लगेगा तो वो नाक से बोलेगा हुँ, और एक बार नाक से उसने बोलना शुरू कर दिया तो उसको ठीक करना बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो 1.5 साल का समय लिया गया है कि 1.5 साल में आप उस सर्जरी को करा के खत्म करें। उसी तरह और गर्दन में छोटे-छोटे छेद आते हैं जो जन्म से बनते हैं, बट उनसे कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी थायरोग्लोसल सिस्ट करके गर्दन में आ जाता है, हुँ, जो भी आराम से सर्जरी करके हटाया जा सकता है। आपने जो खाने की नली की बात करी, तो कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको हम बोलते हैं इसोफेजियल अट्रेज़िया, इसोफेगस माने खाने की नली, तो वो कंप्लीट नहीं होता। हुँ, तो उस कंडीशन में उस वो एक मेजर सर्जरी है, जिसमें आपको सर्जरी के शुरू से लेके जब तक बच्चा डिस्चार्ज नहीं हो रहा, आपको काफ़ी ध्यान रखना है बच्चे का। क्योंकि खाने की नली अगर आपकी नहीं है, तो जो थूक होगा वो पेट तक नहीं पहुँचेगा और वो साँस की नली में घुस जाएगा। तो वो सर्जरी थोड़ी डिफ़िकल्ट सर्जरी मानी जाती है, उसमें पूरा छाती खोल करके ऑपरेशन होता है। बट उसमें सर्वाइवल आजकल अच्छा है। आप समझिए 2.5 किलो प्लस में हम लोग 80 टू 90% सर्वाइवल बोलते हैं। उसमें इतने मरीज बच जाते हैं और जैसे-जैसे वज़न कम होता है, थोड़ी सर्जरी की बचने की संभावना थोड़ी कम होती है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आइए, और भी फेफड़े में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिसमें फेफड़े में कभी बुलबुले बन जाते हैं या बच्चों के छाती में पस पड़ जाती है, उस कंडीशन में कभी नली से या कभी हम पूरी छाती खोल करके सारा पस निकालते हैं उसमें। और उससे नीचे आइए तो पेट पेट में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, कभी-कभी पूरी आंत बाहर आती है बच्चे की। उस कंडीशन में भी अगर बहुत ज़्यादा टाइट पेट बंद नहीं कर पाते हम, हुँ, हुँ, माने आराम से थोड़ा बंद हो जाता है, उनके बच्चे की सर्वाइवल अच्छी है। फिर कई बारी आंतें पूरी नहीं बनी होती हैं, उनको हम एट्रेज़िया बोलते हैं। जैसे आंतों के अलग-अलग हिस्से के हुँ, हुँ, इंटेस्टाइनल एट्रेज़िया नॉर्मल हो गया, तो इंटेस्टाइन को कई पार्ट में बाँटा गया है ना? तो उसमें कुछ रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, कुछ रिज़ल्ट्स थोड़े खराब हैं। फिर और नीचे आइए तो उसमें कई बारी लैट्रिन का रास्ता भी नहीं बना होता बच्चों हुँ, का। हुँ, उस कंडीशन में जनरली रिजल्ट्स आर गुड, क्योंकि वो अगर बहुत ऊपर होता है, तो 3 फेज़ में ऑपरेशंस होते हैं। 9 महीना होते-होते बेबी का ऑपरेशन के सारे स्टेजेस पूरे हो जाते हैं, वो बेबी अपना मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ पूरी ज़िंदगी के लिए जीते हैं। तो आजकल ऐसा नहीं है, सर्जरीज़ काफ़ी एडवांस हो गई हुँ। हैं, है ना? सर्जरी के बाद सर बच्चों की देखभाल कैसे करें? क्या-क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिन बच्चों की सर्जरी हो जाती है उसके बाद? देखिए, थोड़ा हमारे यहाँ खाने-पीने पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वाक़ई में कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। सर्जरी हो गई तो इसका मतलब नहीं है कि आप दूध बंद कर दें बच्चे को या केला मत खिलाएँ या खटाई मत खिलाएँ, हुँ, उन हुँ, सब चीज़ों का कोई संबंध नहीं। बल्कि खटाई से घाव जल्दी ठीक होता है। हुँ, विटामिन सी जो है वो एक घाव ठीक करने की प्रक्रिया में काम आता है। इसलिए खाने का नॉर्मली अगर बच्चा ठीक से सर्जरी के कुछ दिन तो चलिए हल्का खाना देंगे। उसके बाद खाने का ऐसा ऑब्वियस कोई रेस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं लगाते किसी का। तो मतलब केयर नॉर्मल बच्चों की तरह हाँ, करनी नॉर्मल हम तो चाहिए। कहते हैं अटेंडेंस हो के आप ये भूल जाओ कि सर्जरी हुई है। जस्ट हुँ, ट्रीट द चाइल्ड एज़ अ नॉर्मल चाइल्ड, साधारण बच्चे की तरह जो आप घर में खाते हैं खिलाइए, वो सब बच्चे खाते भी हैं, हुँ, पचाते हुँ। भी हैं, सर है ना? कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जैसे जो 10 साल के हो गए, कई तो 20 साल के भी हो जाते हैं, मतलब ना तो उनका शारीरिक विकास होता है, ना उनका मानसिक विकास होता है। तो क्या इस तरह के बच्चे बचपन में ठीक हो सकते हैं? देखिए डिपेंड कर रहा है कि उसका कारण क्या है। हर हुँ, चीज़ के पीछे आपको कारण ढूँढना पड़ेगा। अगर बच्चा जैसे आज की डेट में देर से रोया है, हुँ, हुँ, तो ऐसे बच्चे हम बचा तो लेते हैं बट वो ज़िंदगी भर के लिए मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं। फिर उनका शारीरिक, मानसिक विकास नहीं हो पाता है हुँ, ढंग से। उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ बच्चों के खान-पान या परिवार की समस्याएँ हैं, उस वजह से नहीं होता, वो सब हम लोग टेक ओवर कर सकते हैं। कुछ बच्चे नॉर्मल जैसे हिंदुस्तान में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, तो उन सब चीज़ों में आप खान-पान से उनको ठीक कर सकते हैं, है ना? और पीडियाट्रिक सर्जरी और भी बहुत बड़ी है, जैसे आप अ, पेट के नीचे आइए तो लिंग का हिस्सा है। लिंग में कई बारी छेद जो है गलत जगह बना होता है। कभी ऊपर की तरफ तो कम होता है, नीचे की तरफ
अलग-अलग कैटेगरी के छेद हो जाते हैं, हाइपोस्पेडियास बोलते हैं हम उनको, है ना? उसकी भी सर्जरी होती है, उसमें कई बारी मल्टीपल सर्जरी करनी पड़ती है, कभी एक ही सर्जरी से काम बन जाता है। फिर एक हम देखते हैं जिसमें बच्चे की गोलियाँ नहीं होती जगह पे, क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि गोलियाँ ऊपर से नीचे उतरती हैं बच्चे की, तो कभी-कभी तो पेट के अंदर ही होती है और कभी-कभी हमें फ़ील हो जाती है, तो हम उसको नीचे स्क्रोटम में ले आते हैं, ऑपरेट करके। तो वो सब सेफ सर्जरी है, उन सब में घबराने का नहीं है, बट हाँ, गोलियों वाला ऑपरेशन नॉर्मली 2 साल से पहले आपको करा लेना चाहिए। नहीं तो गोली जितनी ऊपर रहेगी, वो धीरे-धीरे करके काम करना बंद कर देगी। सर जैसे कई बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, तो अगर एक बच्चे में इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, तो दूसरे बच्चे में भी वो प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है? देखिए, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, है ना? हाँ, एंजाइमेटिक या क्योंकि वो जेनेटिक अगर कोई डिफेक्ट है, वो ज़रूर दूसरे में मिलेगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर ऐसा देखा नहीं गया अच्छा, मतलब एक है ना? बच्चा ठीक हो सकता है, एक को कुछ हाँ, हाँ, प्रॉब्लम एक हो गड़बड़ सकती हो है। सकता है, उसमें कोई बात नहीं। सर इस तरह की प्रॉब्लम्स के कारण क्या रहते हैं? क्यों बच्चे फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम रहती है उनमें? देखिए, एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि करीब 50% में तो हमें पता ही नहीं है। हुँ, 10-20% में सिंगल जेनेटिक डिफेक्ट होता है, मतलब अंदर ही जब बच्चा बन रहा होता है तो जीन्स का थोड़ा या क्रोमोसोमल एनोमलीज़ हो जाती हैं। 10-20% एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे बहुत जगह मदर अगर अल्कोहल ले रही है, टोबैको ले रही हुँ, है ना? या ड्रग्स ले रही है, वैसे उनमें ज़्यादा होती है या मदर को कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है सीवियर जो कंट्रोल नहीं हो रहा, हुँ, हुँ। दौरे की दवाइयाँ जो मदर खा रही हैं, है ना? फिर तीसरा जो हमारे देश में बहुत बड़ा चीज़ है, वो है खान-पान में कमी। अगर कुपोषण जिसे हाँ, कहते कुपोषण सही शब्द है कि पोषण सही नहीं हो रहा हुँ, और हमारे यहाँ अगर आपसे बोलें तो अभी भी हम औरतों का खाना प्रेगनेंसी में ठीक से नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो वो वैसे ही खाने की इच्छा नहीं होती, हुँ, शुरू के ट्राइमेस्टर और लास्ट के ट्राइमेस्टर में उल्टियाँ बहुत होती हैं, तो हुँ, कुपोषण तो वैसे ही उनका एक रहता है और उसमें हम ध्यान भी नहीं देते, है ना? तो उस समय ज़रूरी है कि हम ध्यान दें, जैसे एक फोलिक एसिड बड़ी छोटी-सी चीज़ है, हुँ, तो बल्कि लोग कई बारी जो बच्चे आते हैं जिनके पीठ पे फोड़ा होता है, उनको हम बोलते हैं कि आपका अगला बच्चा आप प्लान करो उससे पहले हमसे मिलो। लेकिन शायद ही कोई आता है मिलने के लिए, हुँ, है ना? उसमें कुछ नहीं होता है, एक फोलिक एसिड आपको शुरू करना पड़ता है। उसमें क्या है कि जो स्टडीज़ हुई उसमें देखा गया कि जो पीठ पे फोड़े होते हैं उनमें 60% की कमी आ गई अगर आप सिंपल फोलिक एसिड खा रहे हैं समय से तो। और वो आपको प्रेगनेंसी से पहले खाना होता है। क्योंकि वो तभी से आप शुरू करेंगे कि हुँ, जो हुँ, बच्चे की मेजर जो चीज़ें हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, ये सब शुरू के 3 महीने में ही बन जाती हैं। जब तक आपको प्रेगनेंसी पता चलता है, तब हुँ, तक ऑलरेडी 14 दिन निकल गया। लेकिन 14 दिन तो बच्चा तो ग्रो कर रहा है अंदर, सेल से सेल उस समय तो बहुत तेज़ ग्रो कर रहा होता है। हुँ, हुँ। तो उसी समय जो चीज़ें बननी होती है, सब बनना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज़ है, तो आप प्रेगनेंसी भी प्लान करें गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी, हुँ, हुँ। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मतलब ऐसी चीज़ें करके हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, अपने बच्चे को सेफली डिलीवर कर सकते हैं। जी, सेफली डिलीवर के लिए भी फिर आपको रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट के चेकअप में रहना पड़ता है। हुँ, तो अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी इस चीज़ का स्कोप है कि लोग रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुँचे, सही सेंटर पे डिलीवरी कराएँ, जहाँ हुँ, सारी सुविधाएँ हों, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, जिससे डिलीवरी होते ही बच्चे को तुरंत अटेंड अटेंड किया जा सके। हुँ, हुँ। ऐसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख कर के हम काफ़ी चीज़ें अपने बच्चों के बारे में पॉज़िटिवली कर सकते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो आपस में जुड़े हुए कई बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न रहता है? वो देखिए, वो भी बेसिकली हमने आपसे कहा था कि एक सेल का मतलब एक मदर की तरफ से हाफ सेल आया, हाफ हुँ, सेल फादर की तरफ, दोनों मिल कर के बड़ा होना शुरू हुए। हुँ, उसमें कहीं डिवीज़न होता है और वो डिवीज़न में कहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो उनको हम बोलते हैं कंजॉइंट ट्विन्स। कुछ तो थोड़े-थोड़े जुड़े होते हैं। हुँ, अब वो कौन-सा हिस्से में कहाँ गड़बड़ी होगी, कभी पूरा आधा ही सिरा जुड़ आता है, किसी का हुँ। सिर जुड़ा है, किसी के हाथ जुड़े हैं। किसी की कमर जुड़ी हाँ, होती तो है। कभी-कभी आप बहुत लकी होते हैं तो आप सेपरेट भी हो सकते हैं, नहीं तो फिर आपको साथ में रहना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे बहुत रेयर होते हैं, बट होते तो हैं ज़रूर। क्या बचपन में मतलब ऑपरेशन वगैरह से वो अलग हो सकते हैं? हाँ, बहुत ब अच्छे बट ये सब अच्छे सेंटर्स में कराने चाहिए आपको, जहाँ हुँ, पे सारा हार्ट से लेके, किडनी से लेके हर चीज़ का एक्सपर्ट मौजूद है। जिसकी भी ज़रूरत पड़े आपको उस न्यूरोलॉजिस्ट भी हो मतलब न्यूरोसर्जन भी होना चाहिए, जैसे सिर जुड़ा है।
तो वहाँ पे आपको पीडियाट्रिक सर्जन भी चाहिए, न्यूरो सर्जन भी चाहिए, मल्टीपल स्पेशलिटी के लोग हों, जिससे वस्कुलर सर्जन भी चाहिए जो प्रॉपर बच्चे को बचा सके। अभी जैसे बच्चों की जो सर्जरी होती है, जैसे कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चों को वॉशरूम जाने में भी दिक्कत होती है। इस तरह की भी कुछ प्रॉब्लम छोटे बच्चों के साथ में हाँ होती जी, हैं। वो लिंग संबंधी बहुत ही कॉमन होता है एक्चुअली, उसको हम बोलते हैं फाइमोसिस, हुँ, इंग्लिश में जो टर्म है ना? उसमें लिंग का छिद्र बिल्कुल ही चिपका हुआ रहता है। क्या है कि जब हम पैदा होते हैं तो लिंग का छेद बिल्कुल ग्लैंड से चिपका होता है अंदरूनी हिस्से से। धीरे-धीरे करके 1 डेढ़ साल में वो पूरा छूट जाता है ना? तो उसमें अगर समय से पहले जल्दी-जल्दी खोलना शुरू करें या उसे हम मिसट्रीट करें, उसको बार-बार खोलने की जब उस अभी वो खोलने का उम्र नहीं है, हम उसको खोलने के पीछे लग जाएँ, या कोई बीमारी हो जाए तो वो स्किन हार्ड हो जाती है। हुँ, तो उस कंडीशन में बच्चे को पेशाब करने की दिक्कत होती है। तो उसमें फाइमोसिस उस कंडीशन को हम बोलते हैं। तो वो कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक साधारण ऑपरेशन से उसको हम ठीक कर सकते हैं। उसमें भी 2 तरीके का ऑपरेशन हो गया आजकल, एक सर्कमसिजन है जिसमें हम सारा चमड़ी काट के हटा देते हैं, हुँ। और दूसरा प्रोप्यूशियोप्लास्टी बोलते हैं जिसमें हम चमड़ी सेफ रखते हुए उस सर्जरी को कर देते हैं। सर्जरी के टाइम पर आपको क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक तरीके से? क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं अपनी तरफ से? देखिए मैडम, बहुत छोटा बच्चा है तो बेसिकली अब एनेस्थीसिया काफ़ी डेवलप हो चुका है हमारे यहाँ। हुँ, तो 1-1 दिन के बच्चे की हम सेफली सर्जरी कर सकते हैं, 1-1 किलो के बच्चे की सर्जरी सेफली कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हुँ, हुँ, धीरे-धीरे एनेस्थीसिया भी काफ़ी डेवलप हो गया और पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया भी अपने आप में एक ब्रांच हो गया आज की डेट में बड़ी जगहों में। हुँ, तो एनेस्थीसिया वाइज़ उनके डोज़ से लेके अच्छा दवाइयाँ भी बहुत सेफ आ गई हैं। पहले जो बेहोशी की गैस-वैस आती थी उतनी सेफ नहीं थी। अब इवन कार्डियक सेफ एनेस्थीसिया आ गई है। मेरे खुद के पास मैंने कार्डियक सेफ रखा हुआ है, हालाँकि कार्डियक सर्जरी नहीं करता, लेकिन आप 1 दिन का बच्चा ऑपरेट कर रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, नहीं है, कई बारी नहीं पता चलता। तो एक सिवोफ्लोरिन करके गैस आती है, जो बेहोश करने के काम आती है ना? तो ज़्यादातर वही यूज़ होती है। अच्छा, और भी जो बेहोशी की दवाइयाँ आ गई हैं, जिनकी क्वालिटी बेटर है, जो समय के साथ धीरे-धीरे लोगों ने डेवलप करी है, तो एनेस्थीसिया हैज़ बिकम क्वाइट अ सेफ थिंग फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। तो छोटे बच्चों में भी हमें एनेस्थीसिया वाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। वो एक बड़ा पॉज़िटिव एस्पेक्ट है कि आप 2 घंटे, डेढ़ घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की सर्जरी भी आराम से आप कर सकते हैं मॉनिटर करते हुए। फिर दूसरा चीज़ है, मॉनिटर्स आ गए इतने बढ़िया कि आप अंदर ईसीजी से लेके बच्चे का हार्ट रेट से लेके ऑक्सीजन सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं, तो आप भी थोड़ा सैटिस्फाई रहते हो कि हाँ जी, बच्चा हमारा हुँ, ठीक चल रहा है ऑपरेशन के दौरान। कोई गड़बड़ी होती है तो हमें तुरंत पता चल जाता है ये। बच्चों में थोड़ा जो देखना पड़ता है कि आप कितना उसको ग्लूकोज़ दे रहे हैं समय के साथ। वो थोड़ा रेगुलेशन बच्चों में शुरू से अंत तक आपको ध्यान देना है कि बच्चा जैसे आपने 6 घंटे, 4 घंटे खाली रख दिया, खाली पेट कर दिया, उन दौरान आप बच्चे को, अडल्ट आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, हुँ, छोटा बच्चा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो समझेगा हम भी नहीं। पहले से उसकी ग्लूकोज़ ये सब चालू करते हैं, शुगर का मॉनिटरिंग रेगुलर करते हैं। तो इससे हम थोड़ा आराम से मतलब सेफली बच्चे को निकाल लेते हैं बेहोशी से भी और सर्जरी से। सर आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं एक तरीके से? 2000 से मैं पीडियाट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ। सर उस टाइम में और आज के टाइम में आप क्या अंतर पाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें बदली हैं तब में और अब में? देखिए, अब काफ़ी चीज़ें एडवांस आ गई हैं, जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी बड़े रूप में आ गई, बड़े शहरों में अभी आ गई हैं, छोटे हुँ, शहरों में भी आ गई। और अब तो रोबोटिक सर्जरी भी आ रही है, बच्चों में भी रोबोटिक सर्जरीज़ कर रहे हैं। हुँ, लेकिन वो इतनी महँगी होती है रोबोट्स कि हुँ, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले ही उसको कर पाते हैं, है ना? फिर भी लोग कर रहे हैं और उनमें थोड़ा खर्चा नॉर्मल से 4 गुना, 5 गुना होता है। हुँ, तो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो लैप्रोस्कोपी सर्जरी इतनी कॉस्टली नहीं होती। तो हम लोग भी करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उसमें फिर आपको लैप्रोस्कोपी की अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो आपने अभी तक सीखा है उसके अलावा आपको हैंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट करने होते हैं। उनका थोड़ा सिस्टम अलग होता है हुँ। ना? तो बच्चों में थोड़ा वो भी आजकल वो भी सेफ सर्जरी हो गई है काफ़ी। तो ये एडवांसमेंट उस समय से है। फिर एनेस्थीसिया काफ़ी सेफ होता जा रहा है धीरे-धीरे, है ना? तो ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समय के साथ चेंज हो गई। फिर नियोनेटल केयर बढ़ गया है बहुत। अब धीरे-धीरे नियोनेटोलॉजिस्ट भी बढ़ रहे हैं, जैसे हाँ, बच्चों का उस समय कम थे, अब ज़्यादा नियोनेटोलॉजिस्ट आ रहे हैं, तो धीरे-धीरे लोगों को बच्चों की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कि भाई इनका शुगर जल्दी डिप मारता है, इनका सोडियम कम हो सकता है,
इनका सारा इलेक्ट्रोलाइट आपको मॉनिटर करते रहना है जिससे कि ये गड़बड़ ना करे, है ना, क्योंकि रिजर्व नहीं है आपके पास, तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए होती है। वो सब चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं और समय के साथ काफी बेहतर हो गई हैं अब तो। और पेरेंट्स कितना चेंज हुए हैं तब से अब तक? पेरेंट्स भी अब काफी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो हमने शुरू की थी, शुरू शुरू में मैं मथुरा आया था, तो पीडियाट्रिक सर्जरी सुन करके अरे ये तो बचेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस होते थे। आजकल थोड़ा कन्विंस करना इजी रहता है। और जो एक सबसे अच्छी बात मैं देख रहा हूँ समय के साथ, कि लोग लड़कियों पर काफी अब फोकस कर रहे हैं। जब शुरू शुरू में आया था तो मैं बता दूंगा लड़की है, सर्जरी है, तो कई तो उठा के चले जाते थे, सोचते नहीं थे। अब क्या है, वो बड़ी बड़ी सर्जरीज भी लड़कियों की करवा रहे हैं, और वो वाकई एक चेंजिंग ट्रेंड है हमारे लिए, क्योंकि अब छोटी फैमिलीज हो रही हैं। किसी का प्रेशियस चाइल्ड है, 3 बच्चों के बाद 3 बच्चे नहीं बचे, मान लीजिए चौथा बच्चा बच गया है, या उसके 3-4 सीजर्स हो गए, तो वो अपनी सब कुछ लगा करके भी ऑपरेशन कराना चाहता है कि जो बच्चा है वो उसको बचना चाहिए। और हम उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ बचे। उनको जो काउंसलिंग है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उनको कंसोल करने, भाई ये सेफ सर्जरी है, इतना खतरा है। एक परसेंटेज होता है जो समझाने के लिए होता है ना। भाग्य है काम करता है सर्जरी में? जी बिल्कुल, भाग्य के बिना तो जिंदगी नहीं है। ईश्वर की मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हम कई बारी बेबीज पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मरीज भी पूरी तरीके से लगा रहता है, लेकिन अंत में हमें रियलाइज होता है कि वो तो ईश्वर चाहेगा तभी वो बेबी घर जाएगा, चाहे वो हम ऑपरेशन वाला हो या बिना ऑपरेशन वाला हो, वो ईश्वर की मर्जी ही चलती है उसमें। हमारा काम जो है वो है मेहनत करना। तो इसलिए मैंने लिख के भी रखा है कि हम केवल काम करते हैं, रिजल्ट ईश्वर को देना है। हमारे काम में कोई कमी हो तो आप हमें टोके, उस चीज से हम बुरा भी नहीं मानते कि भाई इंसान ही है, भगवान नहीं। आपकी ऐसी कोई सर्जरी जो आज तक आप नहीं भूल पाए, या टफेस्ट सर्जरी? टफेस्ट तो ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला ही करें कभी, उसमें भी जब हमने खोला तो पता चला कि भाई अंदर खून की नलियां भी अलग तरीके से बनी हुई हैं। तो हम घुसे थे कि 1-1.5 घंटे में हम बाहर आ जाएंगे, हमें 3.5 घंटे लगे उस सर्जरी को। लेकिन खुशी की बात थी कि वो बच्चा हमने बचा के घर भेजा। काफी पोस्ट ऑप भी काफी दिक्कत हुई, बच्चे को बाद में स्ट्रक्चर भी हो गया, लेकिन वो बच्चा अब खा पी रहा है। फिर इमोशनल। 1 किलो 300 ग्राम की लड़की हमने करी थी, वो भी खाने की नली का था, और मरीज से बिल्कुल बोल दिया था कि हम आपको कोई उम्मीद नहीं दे रहे। फिर भी मरीज की हिम्मत थी, उसने कराई, और वो बच्ची भी आज बची हुई है। डॉक्टर्स का इमोशनल अटैचमेंट होता है पेशेंट्स के साथ? देखिए एक सर्टेन लेवल तक तो जो रेगुलर आप किसी को देख रहे हो तो इंसान है, इंसान का तो इमोशनल अटैचमेंट होना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें डिटैच भी रहना पड़ता है, कि अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाएंगे तो हम प्रॉपर सीक्वेंस में सोच नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो हमें एक लेवल तक इमोशनल अटैचमेंट है उनसे, प्यार, बच्चे हैं तो और भी लगता है कि भाई ये रोना नहीं चाहिए बच्चा, लेकिन वो तो रोएगा ही, है ना। तो उस तरह से इमोशनल अटैचमेंट होते हुए भी थोड़ा जो काम के प्रति जो हमें चाहिए कि यहाँ पे हमें कड़ाई करनी है, तो वो हमें कर सीखना पड़ता है। अगर नहीं चाहे तो भी आपको सीखना पड़ेगा। बड़े लोगों की तुलना में बच्चों की सर्जरी करना कठिन है? हाँ, बड़े लोगों के इस मुकाबले बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा कठिन है, क्योंकि हर चीज एक तो छोटी छोटी और फाइन होती है। अब आप इंटेस्टीन ही देखें तो इतनी पतली होगी बस, है ना। बड़ों में तो इतने बड़े बड़े इंटेस्टीन आते हैं, और फिर वो नाजुक होते हैं बहुत। आपको नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें भी बच्चों के लिए अलग से, जैसे हम वस्कुलर फोर्सेप्स से उसको पकड़ते हैं, क्लैंप करते हैं इंटेस्टाइन। बड़ों में आप नॉर्मल इंटेस्टाइन क्लैंप से करेंगे। आप समझे, एक दिन का बच्चा अगर आपने नॉर्मल क्लैंप लगा दिया इंटेस्टाइन का, तो वो खराब होने का डर होता है। टेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड के लिए वरदान है या अभिशाप है? टेक्नोलॉजी तो हमेशा वरदान रहेगी, अभिशाप हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भी आज हम कर रहे हैं, अब आपका ब्लड जैसे बह रहा है, बहुत छोटा सा है, आपने कॉटरी कर दी, बंद हो गया। अब वो कॉटरी नहीं होती तो आप सोचिए छोटा बच्चा ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता। वो टिश्यू से लगातार ब्लड बह रहा है, तो आप ऑपरेट कैसे करेंगे। फिर टेक्नोलॉजी आई कि बच्चे का खून जम रहा है कि नहीं जम रहा है, ये भी तो एक तरह से टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग की भी टेक्नोलॉजी है, पैथोलॉजी है। तो ये सब चीजें बिना टेक्नोलॉजी, लेप्रोस्कोपी क्या है, रोबोटिक सर्जरी क्या है, दिस इज और टेक्नोलॉजी। उसमें थोड़ा अब एआई भी आ रहा है धीरे धीरे।
एआई हमारी डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है ना? अब रोबोटिक सर्जरी, आप बैठे अमेरिका में, आप यहाँ सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पोर्ट डाल दी, आप वहाँ से उँगली से ट्रेन करके यू कैन ऑपरेट हियर। तो दिस इज़ ऑल टेक्नोलॉजी। पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के ज़रिए? पेरेंट्स के लिए यही कहना है कि नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर्स आप ज़रूर कराएँ, समय से कराएँ, खास करके एक हर्निया ऐसा प्रोसीजर है, जो मैं सबको बोलता हूँ कि भाई समय रहते करा लो, डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें। मैं लोगों को कहता हूँ सड़क क्रॉस करते भी खतरा है, आप उसको मानते तो नहीं हो कि खतरा हुँ, है। वैसे ही हमेशा हर चीज़ जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं आज की डेट में मिलावट में, वो भी खतरा है। तो सर्जरी से घबराएँ ना, जो ज़रूरी है, अगर आप एक एक्सपर्ट से सैटिस्फाई नहीं है, दूसरे से लें, दूसरे से नहीं है, तीसरे से लें, जिससे आपको एक ब्रॉड व्यू मिल जाए सबका कि हाँ भाई इसमें डरना चाहिए, इसमें नहीं डरना चाहिए, और ज़िंदगी में जो होना होगा वो होके रहेगा। ये मेरा अपना मानना है, इस मामले में मैं भाग्यवादी हूँ, हुँ। है ना? आप अपना एफर्ट में कमी मत छोड़ो, बस द यही हमारे हाथ में है कि हम अपना एफर्ट पूरी तरीके से करें और बाकी भगवान पर रिज़ल्ट छोड़ें, है ना? अपनी तरफ से गलती ना करें, पेरेंट्स को कोशिश करें कि पूरी तरह से सैटिस्फाई करें कि हाँ भैया आप डरो मत, ये हुँ, सर्जरी सेफ है। वहाँ पे उनको भी थोड़ी हिम्मत तो लानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, है ना? और कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा कटे, लेकिन ज़रूरी है, तो उनके स कोई काम हाँ, ज़रूरी है तो वो करना है। अब रात में आपको अगर क्लास में फर्स्ट आना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे अगर आपको बच्चा बीमार है, ठीक करना है और सर्जरी ही इलाज है तो कराना पड़ेगा। मतलब सर्जरी से किसी घबराना नहीं चाहिए, सबसे मेन बात। नहीं, सर्जरी घबराने की चीज़ नहीं है, हाँ, सर्जरी तो क्यूरेटिव चीज़ है ना? जहाँ ज़रूरी है वहीं करते हैं। अननेसेसरी सर्जरी भी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास आते हैं बहुत हुँ, सारे हुँ। कि तूतरा है, टंग जुड़ी हुई है, हुँ, बच्चा हुँ, बोल हुँ। नहीं रहा। तो पहले तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि बोलने और टंग जुड़े होने में बहुत कम रिलेशन है। और दूसरा, अगर नहीं ज़रा-सा भी है तो आई टेल देम कि भाई ज़रूरत नहीं है काटने की। अननेसेसरी कैंची नहीं चलनी चाहिए किसी पे या चाकू। हर सर्जन मोर और लेस ऐसे फॉलो करता है कि कि अननेसेसरी सर्जरी वो नहीं करना चाहता। हुँ, जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी होनी हाँ, चाहिए। ऑलवेज़ सर्जरी हमेशा तभी करनी चाहिए जब ज़रूरत है। हमें भी कई बारी कन्फ्यूज़न होता है कि ऑपरेट करें, नहीं करें। कभी-कभी आते हैं पेट के कंडीशन, हुँ, हुँ, तो जहाँ रुकने का समय होता है हम रुक जाते हैं, और कई बारी उसमें हम सक्सेसफुल भी रहते हैं कि बिना सर्जरी के भी बच्चा घर जाता है। हुँ। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम सर्जन हो गए, कोई भी बच्चा आ रहा है तो अगर वो सर्जरी का कभी-कभी 19-20 का लगता है कि हमें हम वेट कर सकते हैं, हम वेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमेशा सर्जरी हर चीज़ का ऑप्शन नहीं होता, जहाँ ज़रूरी है वहाँ करें। वैसे आज आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली और बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने मेडिकल टर्म्स को भी बहुत साधारण भाषा में समझाया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ आने के लिए। इसी तरह के पॉडकास्ट के लिए आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।